बिहार के किशनगंज में तड़के 2 मंदिरों में आग लगाए जाने से इलाके में तनाव फैल गया। चूंकि आग लगने की घटना तड़के करीब 3:30 बजे के आसपास हुई, इसलिए लोगों के जगने और मौके पर पहुंचने तक नुकसान हो चुका था। और जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने 2 मंदिर आग की लपटों में घिरकर खाक में बदलने लगे। आग की लपटों में पहले दुर्गा मंदिर पूरी तरह घिरा, जबकि इसके बाद बजरंगबली मंदिर में आग लगाए जाने का अंदेशा है। आग लगने से दुर्गा मंदिर पूरी तरह खत्म हो गया, जबकि वक्त रहते बजरंगबली मंदिर में लगी आग बुझाने की कोशिश के बावजूद इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। मंदिर के अलावा आसपास की कुछ दुकानें और एक पुजारी का घर भी राख हो गया। पीड़ितों ने आगजनी में कुछ बकरियों के जिंदा जलने का दावा किया। कुछ लोगों की नींद आग के उनके पास पहुंचने पर उसकी गर्मी से टूटी, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। बहुत नुकसान, 2-3 बकरी जल गया बाबू। जाहिर है कि एक साथ 2 अलग अलग मंदिरों में आग लगने की घटना इत्तेफाक नहीं मानी जाएगी, इसलिए पॉप फटने तक आसपास के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए और हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन का अमला भी पहुंच गया। लेकिन तब तक आग बुझाई जा चुकी थी और सूरज की रोशनी अंधेरे में मचाई गई तबाही की निशानियां दिखा रही थी। एक मंदिर में शिवलिंग तो दूसरे में बजरंगबली की मूर्ति अपनी जगह पर दिखी, लेकिन बाकी मूर्तियां कहीं नजर नहीं आईं। जिनके घर और दुकान जले वो इसकी राख से बचे सामान ढूंढते और निकालते दिखे, जबकि आस्थावान मंदिर की चीजों को निकालने की कोशिश करते दिखे। आग लगने की घटना से मंदिर में रहने वाले पुजारी और आसपास के लोगों के चेहरे पर तनाव छाया। चूंकि ये मामला आस्था से जुड़ा था, इसलिए आहत लोगों ने गुस्सा जताने के लिए रोड जाम कर दिया। हालांकि हालात के बेकाबू होने से पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने समझा बुझाकर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोग पूरे मामले की जांच SIT से कराने की मांग करते दिखे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लोगों को यह भरोसा दिया कि इस मामले में कसूरवारों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के इस भरोसे के बावजूद लोग 2 मंदिरों के धू-धू कर जलने की तस्वीरों को भूल नहीं पा रहे। लोगों ने जानबूझकर मंदिर में आग लगाए जाने का दावा किया। मंदिर में आके देखने के बाद इस मंदिर में भी जो वैसे तेज आग है, उस मंदिर में भी तेज आग है। दोनों मंदिर में बहुत ज्यादा तेजी में आग लगा हुआ है और बीच में फिर आपका फिर आग नहीं है। हालात की गंभीरता और लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन इस मामले को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। जिसने भी किया है ये घिनौना कृत्य है और जो भी हो इसमें इन्वॉल्व हो उसको लोग पाताल से ढूंढ निकालेंगे। साफ है, प्रशासन भी मंदिरों में लगी आग को शरारती तत्वों की करतूत मान रहा है। घटना का क्या मतलब मूल कारण है, इन विषयों पे जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी घटना के बाद पुलिस प्रशासन जैसे दावे करता है, इस मामले में भी वो सब हुआ, लेकिन ये मामला आम मामला नहीं है। इसे समझने की जरूरत पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार को भी है। अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाने वाले इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने यूपी के मुरादाबाद में एक बार फिर विवादित बयान दे दिया। इस बार तौकीर रजा ने पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी और अपने इस बयान को सही साबित करने के लिए तौकीर रजा ने एक सर्वे का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश में करीब 10 लाख मुस्लिम लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रही। उन्हें हिंदू बना दिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि हिंदू समाज के जो लोग मुसलमान से दुश्मनी की बात करते हैं, उन्होंने अपने ही समाज की बेटियों का नुकसान किया, उनका हक मारा और ऐसे हालात क्या पीएम मोदी को नहीं दिखते? मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूँ, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूँ, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूँ कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं।
तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग न तो हिंदुओं के हिमायती हैं और न ही हिंदुस्तान के। तौकीर रजा के मुताबिक जो लोग मुस्लिम लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं वो न सिर्फ हिंदू समाज के गद्दार हैं बल्कि देश के गद्दार भी हैं। तौकीर रजा ने इस दौरान हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को भी निशाने पर लिया और इसे खालिस्तान की मांग करने वालों से जोड़ते हुए कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं अगर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई क्यों की जाती है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं। तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है की जाती है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तौकीर रजा यही नहीं रुके और वो यहाँ तक कह गए कि कहीं ऐसा न हो कि कल इस देश में इतनी नफरत बढ़ जाए कि मुस्लिम नौजवान खड़े होकर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। कि कल ऐसा न हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। तौकीर रजा ने यह भी कहा कि उन्हें देश के टुकड़े होने का अंदेशा है। साथ ही साथ देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे का भी अंदेशा तौकीर रजा ने जताया और कहा कि इस समय देश में नफरत का माहौल है। तौकीर रजा ने इस दौरान यूपी में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए और सरकार से सवाल पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों? क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमान के लिए है? कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं, उन पर मुकदमा कायम नहीं किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। उन कातिलों के घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चलाया गया, मेरा सवाल ये है। तौकीर रजा ने सरकार पर दोहरी पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि इससे देश एक और बंटवारे की तरफ जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला के डर की सियासत के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला पर परिवार और पाकिस्तान परस्त सियासत करने का आरोप मढ़ दिया और सवाल पूछा कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कश्मीर में किया जा रहा था तब फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे थे। कि जब उनके शासनकाल में और जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और लाखों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि वो कश्मीर घाटी छोड़कर जाए, तब उन्होंने क्या अपनी आवाज बुलंद की? नेताओं के साथ ही धर्मगुरुओं ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान को गलत बताया। फारूक अब्दुल्ला पर ही हिंदू मुस्लिम करने का आरोप मढ़ दिया। हिंदू मुस्लिम फारूक अब्दुल्ला साहब खुद कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए इनको। हर मुसलमान को ये नहीं कहा जा रहा है कि हर मुसलमान अशांति चाहता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी डर की सियासत करती है। अब तक लोगों को इन्हीं चक्रों में फंसाते रहोगे कि ये होगा वो होगा। कितना धर्म का इस्तेमाल किया गया, हिंदू को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार ने देश की माली हालत सुधारने के लिए पाई पाई बचाने का अभियान छेड़ दिया है। राजकीय खर्चों में भारी कटौती के शहबाज सरकार के फैसले की वजह से इस बार पाकिस्तान में नेशनल डे परेड फीकी रहेगी। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तान 23 मार्च को नेशनल डे मनाएगा, लेकिन इस बार न तो पहले की तरह परेड निकलेगी और न ही किसी तरह की झांकी निकाली जाएगी। इस बार पाकिस्तानी सेना के फाइटर जेट्स और टैंक भी कोई करतब नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा इस बार नेशनल डे के मौके पर किसी विदेशी मेहमान को भी नहीं बुलाया गया है। बताया गया कि इस बार नेशनल डे पर होने वाला कार्यक्रम खुले मैदान की जगह राष्ट्रपति भवन के लॉन में होगा, जबकि इससे पहले भारत के गणतंत्र दिवस की तरह ही पाकिस्तान में भी भव्य कार्यक्रम होता था। बीते 5 जनवरी को पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा के चूक के मामले में केंद्र सरकार ने भगवंत मान सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांग ली है। इस मामले में पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया गया कि पीएम की सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई में देरी को केंद्र सरकार ने सही नहीं माना और केंद्रीय गृह सचिव ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्य सचिव से बात की और सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने को कहा।
पंजाब में इस मुद्दे पर कोताही तब बरती गई जब 6 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें न केवल पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को सही पाया गया, बल्कि इसके लिए राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय और दूसरे बड़े अधिकारियों को ठहराया गया था। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही मुख्य सचिव से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। पीएम की सुरक्षा में चूक 5 जनवरी 2022 को तब हुई थी जब बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनी बाग जाने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर आधे घंटे तक फंसा रहा। इसके बाद पीएम सारे कार्यक्रम रद्द कर अपने काफिले के साथ लौट गए। अमित शाह आज सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ के कारण ही नक्सलवाद और आतंकवाद काबू में है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पुलिस ने बड़ी संख्या में ड्रग्स और हथियार बरामद किए। खुफिया इनपुट के बाद सेना ने एलओसी के पास सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान 2 किलो ड्रग्स, 2 पिस्टल और 1 आईईडी बरामद किए गए। वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पत्थरबाजी होने का मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन पर पथराव किया, जिसके कारण खिड़की के शीशे टूट गए। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। आलू की कीमत में गिरावट और लागत से कम दाम मिलने से परेशान होकर किसानों ने फसल को सड़क पर फेंक दिया और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी 2 महीने में 6ठी बार कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक को करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी ने मंड्या में करीब 118 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसमें उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उत्साहित लोगों ने रास्ते भर पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री ने भी गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी की पूरी कार फूलों से ढक गई। इसके बाद पीएम मोदी भी जनता पर फूल बरसाते देखे गए। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग नजर आए। आगे बढ़ रहा है और भारी मात्रा में लोग हैं। मांड्या में प्रधानमंत्री की उपस्थिति राजनीतिक लिहाज से भी अहम है, क्योंकि राज्य में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। मांड्या जिला पारंपरिक रूप से जनता दल एस का गढ़ रहा है। जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर जेडीएस का कब्जा है, जबकि 1 सीट बीजेपी के पास है। इस लिहाज से ये जिला बीजेपी के लिए काफी अहम है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस उनकी कब्र खोदने में व्यस्त है, लेकिन वो विकास की रफ्तार तेज करने में व्यस्त है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दरअसल कर्नाटक में अगले 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव का ऐलान होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने करीब 16,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित किए। इनमें 118 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे से बेंगलुरु और मैसूर की दूरी तय करने में अब 3 घंटे के बजाय सिर्फ 1.5 घंटे लगेंगे। एक्सप्रेसवे की वजह से ये दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। इस मौके पर पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए और कहा कि सरकार लोगों से मिल रहे प्यार का कर्ज तेज विकास करके चुकाएगी। डबल इंजन सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आपके इस प्यार के आपका जो ऋण है उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं।
बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बेंगलुरु के बाहरी इलाके में NIC रोड के पास से शुरू होकर मैसूर में बाहरी रिंग रोड जंक्शन के पास खत्म होता है। इसके ज्यादातर हिस्से आवाजाही के लिए खोल दिए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसके साथ ही 9 बड़े पुल भी इसमें बनाए गए हैं। आवाजाही आसान बनाने के लिए 42 छोटे पुल हैं, 64 अंडरपास हैं और इसके अलावा 11 ओवरपास भी इस एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर 4 रोड ओवर ब्रिज भी बनाए गए हैं और 5 बाईपास भी इसमें बनाए गए हैं। मांड्या के बाद पीएम मोदी धारवाड़ पहुंचे। यहां उन्होंने लंदन से भारत के लोकतंत्र को खतरा बताने वाले राहुल गांधी पर भी बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि लंदन से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले लोग भगवान का अपमान कर रहे हैं। वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार और गुर्गों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। हालांकि अब तक ये शातिर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। इसलिए अब साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से पूछताछ की तैयारी है। इसके लिए यूपी एसटीएफ की स्पेशल टीम गुजरात रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि यह टीम साबरमती जेल में अतीक से पूछताछ करेगी। दरअसल अब तक की जांच में सामने आया है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश अतीक अहमद के इशारे पर ही रची गई। इस काम में बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ ने भी अहम रोल निभाया। इसके बाद अतीक के बेटे असद समेत शार्प शूटर्स की टीम तैयार की गई। शूट आउट में कुल 13 शूटर शामिल थे। इनमें से 6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थीं, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया कि इस वारदात में शामिल एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। घोषित कर दिया। ये तो पुलिस तफ्तीश का सब्जेक्ट है, लेकिन हम निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक अपराधी को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। प्रयागराज शूटआउट में अब पुलिस ने माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता पर भी शिकंजा कस दिया है। वारदात के बाद से फरार चल रही शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। क्योंकि एक नया सीसीटीवी सामने आने के बाद उस पर साजिश रचने का आरोप और पुख्ता हो गया है। इस सीसीटीवी में वो शूटर साबिर के साथ नजर आ रही है। ये सीसीटीवी उमेश पाल की हत्या से 5 दिन पहले यानी 19 फरवरी का बताया जा रहा है। इस सीसीटीवी में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पूरे लाव लश्कर के साथ दिखाई दे रही है। इस दौरान उससे चंद कदम की दूरी पर उमेश हत्याकांड का आरोपी शूटर साबिर भी नजर आ रहा है। शाइस्ता परवीन 19 फरवरी की रात करीब 9 बजे अतीक गैंग के शूटर बल्ली और सुधांशु के घर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी अतीक अहमद गैंग की लिस्ट में शामिल है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी वो लाल चेक की शर्ट में नजर आया। उनके साथ अतीक अहमद का मुनीम असद भी दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि असद अतीक का मुनीम है। वो बल्ली के साथ मिलकर अतीक के प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असद और बल्ली की पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति करवा रखी है। चकिया में शूटर बल्ली की पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान भी है। अब पुलिस अतीक के बेटों के साथ साथ मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन की तलाश में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दरअसल नया सीसीटीवी सामने आने के बाद से ही पुलिस का ये शक और पुख्ता हो गया कि अतीक गैंग का कामकाज उसकी पत्नी शाइस्ता ही संभाल रही है और उसी ने उमेश पाल की हत्या के प्लान को अंजाम तक भी पहुंचाया और इसीलिए वो पुलिस की रडार पर आ गई है और उस पर 25,000 के इनाम का ऐलान कर दिया गया। इस बीच शूटआउट में मारे गए उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि अतीक की पत्नी ही उसके गैंग की कमान संभाल रही थी। देखिए, शाइस्ता तो उनका जो कार्यभार था सब वो संभाल नहीं थी, लेकिन जो बैठे साबरमती और बरेली जेल में बैठे हुए हैं ना, तो उनके कहने के अनुसार ही ये सब काम कर रही थी। यानी वो काम संभालने लगी थी अतीक अहमद का। बिल्कुल संभाल रही थी, बिना संभाले आज इतनी बड़ी घटना घट गई हमारे घर पे। इस केस में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली जब अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के भाई वकील अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कादिर को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में हुए राजूपाल हत्याकांड के बाद से ही अब्दुल कवी फरार चल रहा था। अब्दुल कवी के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है।
पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलाने के साथ ही उस पर कानूनी शिकंजा कसने की भी तैयारी कर ली है। कोर्ट में मजबूत पैरवी के जरिए उसे पहले से चल रहे मुकदमों में कड़ी सजा दिलाने की प्लानिंग की जा रही है। दरअसल माफिया अतीक के खिलाफ 100 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे तो प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज हुए हैं, जिस इलाके में वर्षों तक अतीक की दहशत कायम रही। प्रयागराज का धूमनगंज थाना, जी हाँ, वो थाना जो अतीक अहमद के दहशत का कहीं न कहीं एक उदाहरण है। अतीक अहमद इसी थाना क्षेत्र में अपने अपराध को कहीं न कहीं अंजाम देता था और इस थाने में अतीक अहमद के खिलाफ कुल 37 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक की क्राइम कुंडली लगभग 4 दशक पुरानी है। हालांकि सच तो यह है कि 40 साल के आपराधिक इतिहास में एक भी मुकदमे में उसे सजा नहीं हुई। अब पुलिस सालों पहले दर्ज मामलों में साक्ष्यों के आधार पर अतीक को सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। अभियोजन पक्ष अतीक के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर रहा है। शुरुआत में 5 पुराने मामलों में अतीक को सजा के अंजाम पर पहुंचाने की तैयारी की गई है। इस बीच खबर है कि अतीक के करीबी नफीस का ईटॉन रेस्टोरेंट बंद होगा। सिविल लाइन से स्थित ईटॉन रेस्टोरेंट लैंड ओनर ने एग्रीमेंट बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस प्लॉट का एग्रीमेंट सोमवार को खत्म हो रहा है। ईटॉन रेस्टोरेंट के मालिक नफीस अहमद को माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों को फाइनेंस करने के आरोप में उसे एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने पहली गोली चलाने वाले शूटर विजय उर्फ उस्मान को जरूर एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन दरअसल 24 फरवरी को राजू पाल केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की उनके घर के पास गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के अगले ही दिन यानी 25 फरवरी को माफिया अतीक अहमद और उसके कई शूटर्स के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। 26 फरवरी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से साजिशकर्ता सदाकत को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सदाकत के कमरे में बैठकर ही ये पूरी साजिश रची गई थी। 27 फरवरी को एक आरोपी अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसके बाद 5 मार्च को हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे 5 आरोपियों पर इनामी राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई। फिर 6 मार्च को एक और शूटर विजय उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। आरोप है कि शूटआउट में पहली गोली इसी शख्स ने, विजय ने ही चलाई थी। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता पर भी 25,000 के इनाम का ऐलान कर दिया गया। आज ही यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात रवाना हुई। ये टीम साबरमती जेल में अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना जब्त किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अदीस अबाबा से मुंबई पहुंचे 3 विदेशी नागरिकों से 3 किलो सोना जब्त किया। सोने को कपड़ों और जूतों के अंदर छुपाकर लाया जा रहा था। सोने की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए आकी गई। रंग पंचमी के मौके पर आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होली खेली गई। श्रद्धालुओं ने टेसू के रंगों से दरबार में यह उत्सव मनाया। गुजरात के वलसाड में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों ने जमकर पैसे बरसाए। भजन गायन के कार्यक्रम में लोगों ने सिंगर कीर्तिदान गढ़वी पर नोटों की बारिश की। इस कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के पानीपत में आज आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आगाज हुआ। बैठक के पहले दिन दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी समेत कई दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर अब पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आरजेडी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर सीबीआई और ईडी के खिलाफ पोस्टर लगाए और पोस्टर के जरिए ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी बता दिया, जिसमें सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता और ईडी को बाज के रूप में दिखाया गया। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2024 में हार के डर से विपक्षी नेताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया। पोस्टर आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने लगवाए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। वो लोग उनके बुद्धम शरणम गच्छामी हुए, मोदी शरणम गच्छामी हो गए, वो पवित्र हो गए, और जो मोदी शरणम गच्छामी नहीं हुए वो चोर हो गए। इसके साथ ही पोस्टर के जरिए अडानी और केंद्र सरकार के रिश्तों पर भी सवाल उठाए गए और सवाल पूछा गया कि ईडी और सीबीआई कब अडानी के यहाँ जाएगी।
पटना में पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है तो तेजस्वी यादव खुद ट्वीट के जरिए बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। ईडी की तरफ से छापेमारी में बरामद की गई नकदी को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है और ईडी के दावे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा कि अगर कोई जब्ती हुई है तो जब्ती का पंचनामा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। बीजेपी सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने और खबर प्लांट करवाने के बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे की सूची ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी, सोच लो। तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि इससे पहले 2017 में भी ऐसे ही दावे किए जा रहे थे। तब तो आंकड़ा 8,000 करोड़ तक पहुंचने का दावा था। बीजेपी ना तब कोई सबूत दे पाई ना अब दे पाएगी। याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइट लैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। बीजेपी वाले अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट ईडी और बीजेपी नेताओं के उस दावे के बाद सामने आया जिसमें ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में 600 करोड़ के लेन देन का दावा किया था। साथ ही लालू यादव और उनके करीबियों की यहां छापेमारी में 100 करोड़ की बरामदगी का भी दावा किया गया। तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद पलटवार की बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने भी इस मामले पर लालू परिवार को घेरने में कोई कसर नहीं लगाई और इसीलिए इस बार हमले की कमान संभाली बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने और तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में महज 4 लाख में उन्होंने 4 मंजिला मकान कैसे खरीद लिया, जहां का किराया भी 4 लाख से ज्यादा होता है। इसके साथ ही संजय जायसवाल ने तेजस्वी से बिहारियों को यह तरकीब बताने की गुजारिश भी की। बता दो ना, बिहार की गरीबी दूर हो जाएगी कि 4 लाख में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान कैसे मिलता है। इसके साथ ही संजय जायसवाल ने लालू यादव पर भी निशाना साधा और उन्हें आदतन अपराधी करार दिया। जो आप बोइएगा वही काटिएगा। लालू जी ने जो बोया है वो काट रहे हैं, उनका परिवार काट रहा है। और सबसे दुख की बात यही है कि जो व्यक्ति को बिहार की जनता ने 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया और वो जेल गया और उसके बाद फिर से जब सांसद बनता है, रेल मंत्री बनता है तो फिर घोटाला करता है। संजय जायसवाल ने तेजस्वी, लालू के साथ ही नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस छापेमारी से बीजेपी को तो नहीं लेकिन नीतीश कुमार को बहुत फायदा मिलेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हो गए तो नीतीश ही कुमार होंगे। जो मार्च में उनको निश्चित था कि लात मार के राजद भगा देता, अब नीतीश कुमार जी आराम से राज कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी को एक शख्स के पास 1.5 करोड़ रुपए से भरी एक ट्रॉली मिली, जिसे देखकर एक बार को जीआरपी के जवान भी अचरज में पड़ गए। और फिर जब जांच शुरू की गई तो एक के बाद एक कई खुलासे हुए। बरामदगी जीआरपी की चेकिंग के दौरान हुई, जब अचानक से एक शख्स ब्रह्मपुत्र मेल से एक ट्रॉली के साथ उतरा। जीआरपी को देखकर शख्स घबराने लगा, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने उसकी ट्रॉली की जांच की और उसमें से बरामद हुआ नोटों का ये बंडल। ब्रह्मपुत्रा ट्रेन से एक संदिग्ध व्यक्ति उतरा, जिससे पूछताछ की गई और जिसकी तलाशी ली गई तो उसके लिए ट्रॉली बैग से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। जीआरपी को एक टोकन भी मिला जिस पर चीनी भाषा में कुछ कोड लिखे थे। जीआरपी ने पूरे मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी और आयकर विभाग ने पूरे मामले में जांच तेज कर दी है। जीआरपी को शख्स ने अपनी पहचान रमेश दास के रूप में बताई और रुपए के बारे में कहा कि उसे दिल्ली के आशीष अग्रवाल ने यह पैसा हावड़ा में उस शख्स को देने के लिए कहा है जिसके पास मिलता हुआ कोड हो। आयकर विभाग पूरे मामले में हवाला के एंगल से जांच कर रहा है। अहमदाबाद में चौथे टेस्ट के चौथे दिन पहली पारी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से 91 रन की लीड ले ली। ऑस्ट्रेलिया के 480 रन के जवाब में चौथे दिन भारत की पूरी टीम 571 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, लेकिन आज का दिन रहा विराट कोहली के नाम। 3.5 साल बाद विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में शतकों का सूखा खत्म हुआ। कोहली ने आज अपना 28वां टेस्ट शतक जड़ दिया। कोहली ने 362 गेंद खेलकर शानदार 186 रन बनाए। कोहली का 28वां शतक 23 मैच और 41 पारियों के बाद आया है। इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के 75 शतक पूरे हो गए हैं। इसमें 108 टेस्ट मैचों में 28 शतक शामिल हैं। विराट कोहली 271 वनडे में 46 शतक मार चुके हैं। 115 टी20 मैचों में भी 1 शतक उन्होंने लगाया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ के हालात बन गए।
कैलिफोर्निया में पजारो नदी का बांध टूटने से 1700 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। बर्फबारी और फिर बर्फ के पिघलने से कई नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अमेरिका के शिकागो में सेंट पैट्रिक डे की खास तैयारी की जा रही है। इस मौके पर पूरी शिकागो नदी को हरे रंग में रंग दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नदी को रंगने की ये पुरानी परंपरा है और हर साल डाई डालकर नदी को रंगा जाता है। अर्जेंटीना में गर्मी ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी ब्यूनस आयर्स समेत कई शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसके बाद अब सूखे का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस में सरकार की नई पेंशन योजना का विरोध तेज हो गया है। पेरिस में गुस्साए लोगों ने कई जगह आगजनी की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ लगातार 10वें हफ्ते लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। और शनिवार को तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। ये लोग नेतन्याहू सरकार के उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसके पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बहुत कम हो जाएंगी। बिल के पास होने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट सकती है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इस कानून से इजराइल में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट मिल जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अदालतों द्वारा मंत्रियों पर लोकतांत्रिक चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया को खतरा पैदा हो जाएगा और इससे देश में तानाशाह सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए लोग लोकतंत्र के नारे लगा रहे थे। I'm here to demonstrate and to sound my voice against the dictatorship that they are established here in the name of the so-called law. लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू पर अदालत में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। दूसरी ओर सरकार विरोध के बावजूद अपने रुख पर डटी है। सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को विपक्षी दल भड़का रहे हैं। नेतन्याहू के मुताबिक न्यायिक सुधार का मकसद अदालतों को अपनी ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से रोकना है। लेकिन लोग नेतन्याहू की दलीलों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी तेल अवीव की ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर इंसानों का सैलाब आ गया हो। लोगों के हुजूम के बीच लाल रंग के गोले जैसा दिखाई दिया। दरअसल ये लाल रंग का गोला ह्यूमन चेन है, जिसे इजराइल की महिलाओं ने लाल रंग की ड्रेस पहनकर बनाया था। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को गुलाब के फूल भी दिए। अब सिर्फ आम लोग ही नहीं, इजरायली समाज के हर तबके के लोग जैसे अर्थशास्त्री, वकील, प्रोफेशनल और बड़े पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन भी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। शनिवार को हुए प्रदर्शन में तेल अवीव के पुलिस चीफ एमिशाई अशेद भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें पद से हटाकर ट्रांसफर कर दिया गया। उधर फ्रांस में भी मैक्रों सरकार के एक प्रस्तावित कानून का जमकर विरोध हो रहा है। फ्रांस की सरकार पेंशन सुधार के तहत रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने की तैयारी कर रही है। जिसका फ्रांस में जोरदार विरोध हो रहा है। शनिवार को लगातार 7वें दिन पेरिस सहित पूरे फ्रांस में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोग 60 की उम्र में रिटायरमेंट के नारे लगा रहे थे। लोगों ने सड़क पर रखे डस्टबिन में आग लगा दी, सड़कों पर पटाखे फोड़े। पुलिस के मुताबिक पूरे फ्रांस में शनिवार को 3,68,000 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि फ्रांस की CGT यूनियन का दावा है कि शनिवार को देश भर में हुए प्रदर्शन में 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। रिटायरमेंट एज और पेंशन सुधार के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से तेल रिफाइनरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कूड़ा प्रबंधन पर असर पड़ा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं।
Je vais parler de la propreté. On a quand même un métier très très difficile. On a des salariés 40 ans se réveiller tôt le matin à 5 heures du matin, voire 4 heures du matin et finir vers 22 heures. फ्रांस में हुए ओपिनियन पोल के मुताबिक भी ज्यादातर लोग राष्ट्रपति मैक्रों के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। Je sais que le gouvernement n'est pas du tout à l'écoute de son peuple, bien au contraire. Mais j'ai quand même l'espoir que ça va servir à quelque chose et de toute façon, si on fait rien, les choses ne bougeront pas. पेंशन रिफॉर्म के खिलाफ पूरे फ्रांस में 15 मार्च को फिर से एक बड़े प्रदर्शन और विरोध की योजना बनाई गई है। 157 दिन अंतरिक्ष में वक्त बिताने के बाद 4 इंसान धरती पर सुरक्षित लौट आए। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल बीती रात अंतरिक्ष से सीधा समंदर में उतरा और इस दौरान अंतरिक्ष से धरती की यात्रा की लाइव रिकॉर्डिंग भी की गई। शनिवार रात 9 बजे क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसे एंडोरेंस नाम दिया गया था, अमेरिका के फ्लोरिडा में मेक्सिको की खाड़ी में उतरा। कैप्सूल की रफ्तार कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही कैप्सूल समंदर में गिरा, अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने हाथ उठाकर खुद को सुरक्षित होने और जीत का इशारा किया। समंदर में उतरने के बाद ड्रैगन कैप्सूल को रस्सी के जरिए खींचकर शिप तक लाया गया। कैप्सूल के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट थे, जिसमें 2 नासा के, 1 जापान और 1 रूस का एस्ट्रोनॉट शामिल था। 5 महीने अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहने की वजह से उनका शरीर और खासकर टांगें धरती पर सीधा खड़ा रहना भूल चुकी थीं। इसलिए उन्हें कैप्सूल से सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाया गया। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने की वजह से उनका शरीर चलने लायक नहीं रह गया था। अब उन्हें एक्सरसाइज के जरिए टांगों को मजबूत बनाया जाएगा और धीरे धीरे खड़े होने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दिल्ली में जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक होली के मौके पर गए थे, उस फार्म हाउस के मालिक विकास मालू की पत्नी सानवी मालू ने आरोप लगाया कि सतीश कौशिक ने विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए थे और 15 करोड़ की रकम विकास मालू वापस नहीं करना चाहते थे और इसके लिए वो किसी तरह का षड्यंत्र रच रहे थे। कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू होली के मौके पर दुबई से भारत आए थे और फार्म हाउस की पार्टी में वो सतीश कौशिक के साथ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद से वो फरार हैं और कहां गए इसकी कोई जानकारी नहीं। सानवी मालू ने आरोप लगाया कि कई बार सतीश कौशिक की विकास मालू से पैसों को लेकर बहस भी हुई थी। 2022 अगस्त में मेरे हस्बैंड और सतीश जी के बीच में कोई पैसों को लेके आर्ग्यूमेंट हुई थी और जिस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने जो मेरे हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे, वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा और ये आर्ग्यूमेंट दुबई में चल रहा था। सानवी मालू के मुताबिक ये बहस 2 दिन चली, एक 23 अगस्त को और एक 24 अगस्त को। 24 अगस्त को दोबारा हुई बहस में विकास मालू ने एक बार फिर सतीश कौशिक को साफ कर दिया कि वो ये पैसा इंडिया में देंगे और क्योंकि कैश में लिए गए पैसों का कोई हिसाब नहीं है और आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये किस बात के पैसे मांग रहे हैं और ये क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपका, तो मुझे यही बोला गया कि सतीश जी ने 15 करोड़ रुपए उनको दिए थे जो कि कोरोना के टाइम पे डूब गए। तो विकास मालू जो मेरे हस्बैंड है, उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूंगा। सानवी मालू के मुताबिक विकास मालू की बातों से सतीश कौशिक जी को झटका लगा था क्योंकि वो पैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे। सानवी मालू ने यह भी आरोप लगाया कि विकास मालू सतीश कौशिक को किसी षड्यंत्र में फंसाने की साजिश रच रहे थे। हालांकि विकास मालू ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि ये तमाम आरोप निराधार हैं। उधर असम में पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की। असम के कार्बी जिले में पुलिस और सीआरपीएफ ने एक गाड़ी से करीब 5 किलो हेरोइन बरामद की। तस्करों ने गाड़ी की छत को वेल्ड कर ड्रग्स को उसके अंदर छुपाया हुआ था। यूपी और हरियाणा से H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में 30 साल के एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। वहीं आगरा में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद सैंपल लिए जा रहे हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल से सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उपराष्ट्रपति ने सभी दलों से चर्चा की।